नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे श्रीलंका के नए नवेले राष्ट्रपति के बारे में, जिनका नाम है अनुरा दिसानायके। आपको बता दें कि हिंदू और तमिलों के जो तमिल हैं हमारे देश के, और आपको पता है कि श्रीलंका में तमिल एक बड़ी आबादी में है और तमिल कहीं ना कहीं सरकार में भी थे और तमिलों के और हिंदुओं के कड़े विरोधी माने जाते हैं। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत और श्रीलंका के रिश्तों में, संबंधों में भी बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। तो उन सारी चीज़ों को डिटेल में हम चर्चा करेंगे और आज जानेंगे, एक तरह से बायोग्राफी जानेंगे। किसके बारे में? अनुरा दिसानायके के बारे में। बताया जा रहा है कि अनुरा दिसानायके जो कम्युनिस्ट हैं, ये एक तरह से अगर हम बात बताएं तो इनके राष्ट्रपति चुने जाने से चाइना बहुत खुश है, ऐसी भी मीडिया में खबरें छाई हुई हैं। तो सारी चीज़ें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं। तो आइए चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि अनुरा कुमारा दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। 23 सितंबर को इनके द्वारा शपथ ग्रहण के साथ ही देश को पहला कम्युनिस्ट राष्ट्रपति मिल चुका है। दिहाड़ी मजदूर के बेटे अनुरा ने दशकों से श्रीलंका की सत्ता पर काबिज राजपक्षे परिवार का सफाया कर दिया। कभी हथियारबंद आंदोलन में शामिल है। अनुरा की पार्टी का स्टैंड इतिहास में भारत विरोधी रहा है। चीन की ओर झुकाव के बावजूद दिसानायके ने भारत के साथ जुड़ने और दोस्ताना रिश्ते बनाए रखने की अपनी इच्छा जाहिर की है। क्यों की है ये भी आगे आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि भारत ने श्रीलंका को उन हर परिस्थितियों में मदद किया है जब श्रीलंका के पास पैसे नहीं थे। तो IMF जो हमारा वर्ल्ड बैंक होता है, उन सब के जरिए भी इनसे पैसे दिलाने का काम किया है, या बहुत सारी ये सुविधाएं, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे मदद की घोषणाएं भारत द्वारा की गई है और मदद की गई है। और इन सब के चलते इनको पता है कि भारत के साथ रिश्ते खराब रखना इनके लिए भविष्य में नुकसानदायक हो सकता है। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनको बधाई दिया है। आपको आज बता रहे हैं कि कौन है अनुरा कुमार दिसानायके और किस प्रकार से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। बता दें कि 24 नवंबर 1968 को अनुराधापुर जिले के थम्बुथेगामा गांव के में अनुरा दिसानायके का जन्म हुआ। वह लोअर मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखते हैं। उनके पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे और माताजी घर का काम करती थी, यानी कि एक गृहिणी थी, हाउसवाइफ। अनुरा का शुरुआती जीवन गांव के संघर्षों से जुड़ा रहा। इस दौरान उनका रुझान सरकार विरोधी रहा। मुश्किल हालातों में पढ़े दिसानायके ने पढ़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल से की। इसके बाद पेराडेनिया यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी के चलते उन्हें धमकियां मिलने लगी। 3 महीने बाद ही उन्होंने पेराडेनिया यूनिवर्सिटी छोड़ दी। 1 साल बाद उन्होंने केलानिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 1995 में फिजिक्स में डिग्री हासिल कर ली। अनुरा अपने गांव के पहले व्यक्ति थे जो किसी विश्वविद्यालय में पढ़े लिखे थे। यूनिवर्सिटी में रहते हुए अनुरा राजनीति से जुड़ जाते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं। 1987 और 1989 के बीच जनता विमुक्ति पेरामुना, जो कि JVP नाम से एक सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह हुआ, उसी को इन्होंने किया था। अनुरा इसमें शामिल हुए। JVP यानी जनता को मुक्त कराने वाले फ्रंट का मानना था कि राष्ट्रपति JR जयवर्धने और R प्रेमदासा का शासन साम्राज्यवादी और पूंजीवादी है, जिसे किसी भी तरह हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अनुरा भी मानते थे कि सरकार को किसी भी तरह उखाड़ फेंकना चाहिए। इसके चलते उनका रुझान मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी JVP की ओर बढ़ जाता है। कुछ लोग इसे श्रीलंका का सबसे खूनी दौर कहते हैं। उस वक्त बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल किलिंग्स और एनकाउंटर आम बात थी। बदले में सरकार ने विद्रोह को बेरहमी से कुचला, जिसमें JVP के संस्थापक रोहाना विजयवीरा समेत कम से कम 60,000 लोगों को मारा गया। इसी दौरान एक एनकाउंटर टेरर ऑपरेशन में अनुरा के चचेरे भाई, जो उनके बड़े भाई थे, उनका एनकाउंटर कर दिया गया। वो JVP से पहले से जुड़े हुए थे। इसी बीच अनुरा के माता पिता का घर भी जला दिया गया। सशस्त्र विद्रोहों से जुड़ी JVP उत्पीड़ित सिंघली ग्रामीण युवाओं की पार्टी थी। JVP की लीडरशिप कट्टर मार्क्सवादी आइडियोलॉजी मानती थी। इसका मकसद मौजूदा राजनीति और आर्थिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना था।
इसे वे शोषक और सामंतवादी मानते थे। 1995 में अनुरा जेवीपी से जुड़े सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेशनल ऑर्गेनाइजर बने। साथ ही उन्हें जेवीपी की केंद्रीय कार्य समिति में शामिल किया गया। पार्टी के भीतर अनुरा तेजी से उभरे। 3 साल बाद वे पार्टी के पोलित ब्यूरो के मेंबर बन जाते हैं। अनुरा ने कई इंटरव्यू दिए हैं। इनकी एक मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी हुई थी, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे माता पिता मेरे राजनीति में शामिल होने से कभी खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे अपने फैसले खुद लेने की छूट दी थी। हालांकि राजनीति में आने के बाद मेरे फैसले पार्टी के मुताबिक होने लगे। अनुरा दिसानायके दशकों से श्रीलंका की सत्ता पर काबिज राजपक्षे परिवार को चुनौती देने की स्थिति में कैसे पहुंचे, ये भी आपको जान लेना चाहिए। 2000 में अनुरा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जुड़े। इसी साल उन्होंने कुरुनेगला जिले से संसदीय चुनाव भी लड़ लिया। फिर क्या होता है, संसद सदस्य बन जाते हैं। पार्टी और लोकल पॉलिटिक्स में उनका कद लगातार बढ़ता गया। अप्रैल 2004 में उन्हें गठबंधन सरकार में कृषि, पशुधन, भूमि और सिंचाई मंत्री बनाया गया। हालांकि ये गठबंधन लंबे समय तक चल नहीं सका। महज 15 महीने बाद सुनामी राहत के लिए अनुरा और अन्य जेवीपी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। 29 सितंबर 2014 को अनुरा जेवीपी के मुखिया बने। पार्टी चीफ बनने के तुरंत बाद बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने पार्टी के पुराने कामों के लिए माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, सशस्त्र संघर्ष के दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थे। यह पहली और आखिरी बार था जब जेवीपी ने श्रीलंका पर की गई हिंसा के लिए माफ़ी मांगी। 2015 से 2018 तक उन्होंने मुख्य विपक्षी सचेतक व्हिप के तौर पर काम किया। इस दौरान जेवीपी का फोकस सुशासन और लोगों के वेलफेयर पर हो गया। 2018 में अनुरा दिसानायके ने 21 पार्टियों के साथ गठबंधन किया, जिसका नाम नेशनल पीपुल्स पावर यानी कि एनपीपी रखा गया, नेशनल पीपुल्स पावर। श्रीलंका की मार्क्सवादी पार्टी जनता विमुक्ति पेरानुमा यानी कि जेवीपी ने 2019 के चुनाव में महज 4.1 लाख वोट हासिल किया। 2020 में हुए संसदीय चुनाव में केवल 3 सीटें ही जीत पाई। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में अनुरा एनपीपी का चेहरा बने। इसके बाद 2024 में हुए चुनाव में जेवीपी ने करीब 57.4 लाख वोट हासिल कर चुनाव में जीत दर्ज कर ली। 23 सितंबर 2024 को जेवीपी के मुखिया अनुरा कुमारा दिसानायके ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। वो देश के पहले मार्क्सवादी राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। आपको बता दें कि दिसानायके के चुनावी एजेंडे का फोकस देश की अर्थव्यवस्था पर रहा। उन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए कई वादे किए। उन्होंने आईएमएफ की लोन डील की आलोचना करते हुए डील की शर्तों पर बातचीत करने को कहा। ऐसा लगता है कि अनुरा की यह बातें वोटर्स, खासतौर पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, टीचर्स और मजदूर वर्ग तक पहुंची और उनका समर्थन अनुरा को प्राप्त हुआ और चुनाव जीत गए। श्रीलंका का आर्थिक संकट दिसानायके के लिए करप्ट पॉलिटिक्स को बदलने के मौके के तौर पर भी साबित हुआ। 21 सितंबर 2024 को वोट डालने के बाद उन्होंने कहा, हमारे देश को एक नए पॉलिटिकल कल्चर की ज़रूरत है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के सीनियर कंसल्टेंट एलन कीनन कहते हैं कि दिसानायके एक करिश्माई कैंपेनर और स्पीकर हैं। उन्होंने श्रीलंकाई वोटर्स के बीच एंटी करप्शन लहर का फ़ायदा उठाया। वह सिस्टम में बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। उनके सपोर्ट को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अनुरा ने यह भी कहा है कि चुनाव जीतने के बाद वे विदेशी निवेशकों का स्वागत करेंगे। उन्होंने श्रीलंका के प्रेसिडेंट सिस्टम को खत्म करने और ब्रिटिश कल्चर के संसदीय लोकतंत्र को वापस लाने का भी वादा किया है। 1978 तक ये व्यवस्था श्रीलंका में मौजूद थी, फिलहाल अभी बदल गई है। अनुरा की पार्टी जेवीपी हिंदू, तमिल और मुस्लिमों को मजबूती देने वाले हर काम का विरोध करती रही है। क्यों करती रही है वो आगे आपको पता चलेगा। आपको बता दें कि जेवीपी ने श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन का विरोध किया। इसके तहत देश में जो रह रहे हैं देश के तमिल बहुल उत्तर पूर्व में लैंड रेवेन्यू और पुलिस पर ज़्यादा कंट्रोल देने के लिए प्रोविंस काउंसिल का गठन किया गया था। 2002 में राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा ने तमिल विद्रोही ग्रुप एलटीटीई के साथ सीज फायर करने की कोशिश की। जेवीपी ने इसके विरोध में सिंघली राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह भी किया था। दिसानायके की जेवीपी ने भारत से आए तमिल मूल के सरकारी कर्मचारियों की निंदा करते हुए उन्हें भारतीय विस्तारवाद का टूल बताया था, यानी कि भारत का विरोध इस बहाने किया गया था। पार्टी ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट
CEPA का भी विरोध किया, जो भारत श्रीलंका के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए था। अप्रैल 2004 में अनुराग गठबंधन सरकार में कृषि, पशुधन, भूमि और सिंचाई मंत्री बने। हालांकि ये गठबंधन लंबे समय तक नहीं चला। महज 15 महीने बाद सुनामी राहत के लिए श्रीलंका लिबरेशन फ्रीडम पार्टी सरकार और LTTE के जॉइंट मैकेनिज्म के विरोध में अनुरा और अन्य JVP मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। शुरुआत में ही ये बातें हमने आपको बताई थी। तमिल गार्डियन के मुताबिक दिसा नायके ने LTTE और श्रीलंका सरकार के बीच 2002 के सीज फायर समझौते को श्रीलंका में एक अलग देश बनाने की नींव बताया। महिंद्रा राजपक्षे के साथ गठबंधन में होने के बावजूद JVP ने सीज फायर का विरोध जारी रखा। नतीजन 2007 में एक हिंसक अभियान का रूप ले लिया। अनुरा की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक भारत के साथ उनके तनावपूर्ण संबंध हैं। हालांकि उनकी पार्टी JVP को पारंपरिक तौर पर चीन समर्थक पार्टी की तरह देखा जाता है। JVP के संस्थापक रोहाना विजयवीरा ने 1980 के दशक में भारतीय विस्तारवाद पर भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने भारत को श्रीलंकाई हितों का दुश्मन बताया था। JVP ने 1987 के भारत श्रीलंका समझौते का भी कड़ा विरोध किया था। इस पर श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति JR जयवर्धने और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने साइन किए थे। इसके बाद JVP ने श्रीलंका पर भारतीय प्रभाव के विरोध में विद्रोह किया था। अपनी पार्टी के भारत विरोधी अतीत और चीन की ओर झुकाव के बावजूद दिसानायके ने भारत के साथ जुड़ने और दोस्ताना रिश्ते बनाए रखने की इच्छाओं को अपना जाहिर किया हुआ है, यानी कि भारत के साथ ये संबंधों को मधुर ही रखना चाहते हैं। चुनाव कैंपेन के दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि श्रीलंका के समुद्र, जमीन और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल इस तरीके से न किया जाए जिससे भारत या क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा हो जाए। यानी कि भारत को लेकर कहीं ना कहीं भले ही वो चुनाव में या उनका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए भारत विरोधी रहा हो, लेकिन चुनाव जीतने के बाद या चुनाव जीतने की उम्मीद के बाद इनके बयान बदले हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं, शुरुआत में बताया कि भारत के साथ संबंध कोई भी देश खराब नहीं करना चाहेगा। पीछे आपने देखा था कि नेपाल ने खराब किया था, लेकिन फिर झुकना पड़ा, क्योंकि भारत इन सबसे ताकतवर है, समृद्ध है, दुनिया का एक तरह से सबसे ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होने वाला कंट्री है और दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में ही है। तो सारी चीज़ें भारत के पक्ष में हैं और भारत का विरोध करके सिर्फ उनका खुद का नुकसान होने वाला है। आपको बता दें कि फरवरी 2024 में दिसा नायके भारत सरकार के न्योते पर नई दिल्ली आए थे। उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। मीटिंग में अनुरा ने द्विपक्षीय संबंधों और इन्हें मजबूत करने पर चर्चा की। जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत हमेशा श्रीलंका का एक विश्वसनीय मित्र और भरोसेमंद साझेदार रहेगा। भारत से लौटने के बाद अनुरा ने जोर देकर कहा था कि भारत के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग से यह मतलब न निकाला जाए कि हमारी पार्टी की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पॉलिसी में कोई बदलाव आया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में हम भारत के से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हम देश में बदलाव लाने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में हमें इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। हम एक अलग थलग देश के तौर पर नहीं रह सकते। हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत करने की ज़रूरत है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान अनुरा ने कहा है कि उनकी सरकार नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस मामलों में भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखेगी। यह बात श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव के बारे में भारत की दिक्कतों को देखते हुए महत्वपूर्ण है, खासतौर से हम्बनटोटा बंदरगाह को चीनी फर्म को लीज पर दिए जाने के बाद। NPP के प्रोफेसर अनिल जैंता ने कहा कि भारत निश्चित तौर पर हमारा पड़ोसी और एक सुपर पावर है। हमारे नेता श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सभी प्रमुख देशों के साथ काम करना चाहते हैं। JNU के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि भारत श्रीलंका के रिश्ते बेहतर ही रहेंगे, क्योंकि श्रीलंका इस बात को जानता है कि भारत ने संकट के समय में उसकी मदद की है, चाहे आर्थिक सहायता देना हो या फिर IMF से लोन दिलाने में मदद करना हो। ये पहली बार नहीं है कि भारत एक मार्क्सवादी देश से डील कर रहा है। यानी कि जैसा कि हम कह रहे थे कि भारत के साथ संबंध बिगाड़ना कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि भारत ताकतवर है और वो सभी का भला चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् जैसी बातों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर मंचों से बोला जाता है, विश्व बंधुत्व की बात की जाती है। तो ऐसे में भारत का विरोध करना
यानी कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। सिंघुआ यूनिवर्सिटी में रिसर्च डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कियान फेंग के हवाले से जो चीन सरकार के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल आया है। इन्होंने आर्टिकल में लिखा है कि श्रीलंका की नई सरकार चीन और भारत के साथ अपने रिश्तों में एक बैलेंस बना सकती है, लेकिन इस बात की संभावना ज़्यादा है कि नए राष्ट्रपति भारत पर निर्भरता कम करेंगे और व्यावहारिक दोस्ताना रवैया अपनाकर चीन की डेवलपमेंट पॉलिसी के साथ तालमेल करने की कोशिश करेंगे। इस आर्टिकल के बहाने चाइना जो है एक तरह से श्रीलंका को लोक लुभावने बातें कर रहा है कि हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि श्रीलंका अगर चाइना के साथ जुड़ता है तो कहीं ना कहीं चाइना भारत पे हावी होने की कोशिश करेगा। इसी आर्टिकल में आगे ये लिखा है कि श्रीलंका में नई सरकार के आने के बाद दोनों देशों यानी कि चीन और श्रीलंका के रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिसानायके की पार्टी की आइडियोलॉजी चीन के साथ मेल खाती है और चीन के साथ श्रीलंका के रिलेशंस को बहुत ज़्यादा महत्व मिल जाता है। हालांकि अनुराग की पार्टी जेवीपी के प्रवक्ता बिमल रत्नायके ने एक इंटरव्यू में कहा है कि श्रीलंका की ज़मीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट बातें कही गई हैं कि श्रीलंका की ज़मीन से भारत विरोधी गतिविधियां नहीं हो सकती हैं। और इन्होंने आगे कहा है कि हम अपने रीजन की जियोपॉलिटिक्स से पूरी तरह वाकिफ़ हैं, लेकिन हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। यानी कि वो इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स जो है आसपास की, जैसे भारत, श्रीलंका, चाइना और इधर बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सारी जियोपॉलिटिक्स को ये अच्छे से जानते हैं, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो ये चाहते हैं कि कोई भी श्रीलंका की ज़मीन का, श्रीलंका की प्रॉपर्टी का, श्रीलंका के किसी भी जगह का, जैसे कि चाइना वहाँ का एक हम्बनटोटा बंदरगाह लिए हुआ है, तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं दूसरे देश को अगर नुकसान पहुँचाया जाता है तो ऐसा नहीं किया जाएगा। यानी कि चीन को अगर देखा जाए तो जो सोच रहा था उसके हित में कुछ हो नहीं रहे हैं। चीन के बढ़ते प्रभाव के जवाब में श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कई बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। अमेरिकी फंडिंग के साथ अडानी ग्रुप कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल के $multi-million के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस पहल का मकसद साउथ एशिया में एक बड़े शिपिंग सेंटर के तौर पर श्रीलंका की क्षमता को बढ़ाना है और इस क्षेत्र में चीन के निवेश को काउंटर करना है। वहीं प्रोफेसर हैं राजन कुमार, इनके द्वारा कुछ बातें बताई जा रही हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। चीन के साथ श्रीलंका के आइडियोलॉजिकल संबंध बेहतर होंगे। जब तक वहां पर चीन सिक्योरिटी और मिलिट्री में दखल नहीं देता है तब तक भारत को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव जैसे छोटे छोटे देशों की मजबूरी होती है कि वो चीन जैसे देशों से आर्थिक सहायता के लिए रिश्ते बनाए। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग दिसानायके के सामने मोटे तौर पर दो चुनौतियां हैं। पहली, देश की अर्थव्यवस्था में फिर से जान डालना। दूसरी, और लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना। 2022 में राजपक्षे को राष्ट्रपति के पद से हटाने वाले विद्रोह को आर्थिक मंदी ने लगातार हवा दी। उस वक्त श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका था, जिससे ईंधन जैसी जरूरी चीज़ें इंपोर्ट नहीं हो पा रही थीं। दिसानायके ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया था। अगर अनुराग बड़े भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने में नाकाम रहे तो उन्हें अगले आम चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। श्रीलंका में वेराइट रिसर्च थिंक टैंक के कार्यकारी निदेशक निशान डी मेल कहते हैं कि दिसानायके के राष्ट्रपति बनने से देश की राजनीति में दो खाली जगहें भर जाएंगे। करीब 15 सालों तक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने वाले राजपक्षे परिवार में भरोसा खोने के बाद राजनीति में एक खालीपन आ गया था। वहीं राजपक्षे ने पहले के सेंटर लेफ्ट पॉलिटिकल ब्लॉक को दक्षिणपंथी नीतियों की ओर मोड़ दिया। सेंटर लेफ्ट पॉलिटिकल में खालीपन ला दिया था। इन दोनों ही खालीपन को दिसानायके भरेंगे। इसके अलावा अनुराग टैक्स में कटौती के वादे के लिए मशहूर हैं, लेकिन उनके लिए आसान नहीं होगा। उन्हें छात्रों और मजदूर वर्ग का सपोर्ट मिला है, हालांकि समाज के ऊंचे तबका का समर्थन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जेवीपी का हिंसक अतीत दिसानायके के लिए एक और दिक्कत है। कुछ लोगों का मानना है कि अनुराग के राष्ट्रपति बनने से उग्रवाद और हिंसा फिर से आ जाएगी। कई लोग उनके जवाबदेही पर सवाल उठाते हैं। श्रीलंका के सीनियर जर्नलिस्ट और लेखक कुशल परेरा ने कहा कि अनुराग ने कभी भी किसी जातीय नस्लवादी उग्रवाद की सार्वजनिक रूप से निंदा नहीं की है, यानी कि भविष्य में यहाँ पे कुछ ना कुछ हिंसा देखने को मिल सकती है। ऐसा जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं या प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा बातें बताई जा रही हैं। तो आज हमने इस कड़ी में जाना श्रीलंका के नए नवेले राष्ट्रपति और पहली कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो पार्टी है और हिंदू तमिलों के कड़े विरोधी हैं अनुराग दिसानायके, इनके बारे में। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।